नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज के आर्टिकल देखते हैं। आज का जो हमारा आर्टिकल है वो कार्बन उत्सर्जन से संबंधित है कि कैसे हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं। कार्बन उत्सर्जन से जलवायु परिवर्तन में क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या डेंजर, क्या खतरे क्रिएट हो रहे हैं, उन सारी चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में न्यूज इन फ्लैश है जिसमें हम महत्वपूर्ण जो समाचार है उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए मैं आगे बढ़ूं उससे पहले लॉ सीखो की ये कुछ पैकेजेस और कोर्सेस है। इन्हीं में से एक कोर्स है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेज, जो कि हमारी न्यायिक परीक्षा की तैयारी के लिए है। इसके अलावा लॉ सीखो की ये और कुछ कोर्सेस है। इन सारे कोर्सेज की जानकारी आपको लॉ सीखो की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। तो चलिए आज का एमसीक्यू देखते हैं। वह यह है कि चंदन के पेड़ इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी उत्तराखंड, या ऑप्शन डी कर्नाटक। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वर्णनात्मक प्रश्न देख लेते हैं आज का। वह यह है कि उन तरीकों के बारे में चर्चा करें जिससे विभिन्न देश जलवायु परिवर्तन को कम कर सकते हैं। क्या कार्बन टैक्स, या जिसे हम कार्बन कर कह सकते हैं, इस और कोई प्रासंगिकता रखता है? अपना उत्तर 250 शब्दों में जरूर लिखिए। तो चलिए हमारा पहला आर्टिकल जो है कार्बन उत्सर्जन से संबंधित है। कार्बन टैक्स की बात की गई है तो जानेंगे ये क्या है। तो ये समाचार में क्यों है पहले ये जान लेते हैं। तो अभी अभी चीन की तरफ से ये कमिटमेंट आया है कि जो उनका कार्बन उत्सर्जन है उसको वो बैलेंस करने का जो एक मानक तय किया गया है उसको वो 2060 तक अचीव करेंगे, मतलब आज से और 40 साल में। और वही अगर हम देखें तो यूएस और भारत पे यहाँ पे नजर आ जाती है कि वो ऐसा कमिटमेंट कब करेंगे और कौन से वर्ष में करेंगे। उसके साथ में हम थोड़े आंकड़ों की तरफ भी ध्यान दे देते हैं। 1998 से लेकर 1998 से लेकर 2017 तक अगर हम देखें तो कार्बन के कारण जलवायु परिवर्तन में एक बहुत बड़ी भूमिका हो रही है। जैसे 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 कार्बन उत्सर्जन बढ़ रहा है, आपका ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही है, ओजोन लेयर का डिप्लीशन है, उसके कारण जो धरती का टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। धरती का टेम्परेचर बढ़ने के कारण ये हो रहा है कि जो हमारे ग्लेशियर्स है वो पिघल रहे हैं। वो पिघलने के कारण ये हो रहा है कि जो हमारा समुद्री स्तर है वो समुद्र का जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है, जिसके कारण हमारे बहुत सारे कोस्टल प्रदेश भी डूब रहे हैं। और उसके साथ साथ जो हमारा क्लाइमेट है, जो हमारे वेदर है, उसमें भी बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। फिर वो भले ही वेस्ट घाट में आने वाली बाढ़ हो, या चीन के साउथ वेस्ट में आने वाली बाढ़ हो, कैलिफोर्निया की आग हो जंगलों की, ऐसे बहुत से कारक अलग अलग है। तो देख लेते हैं हम इन आंकड़ों की तरफ। तो डिजास्टर हिट कंट्रीज रिपोर्टेड 2.9 ट्रिलियन इन डायरेक्ट इकोनॉमिक लॉसेस, मतलब इन उत्सर्जन से जो भी आपदाएं आई, जो भी प्राकृतिक आपदाएं है, उससे 2.9 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है, आर्थिक नुकसान हुआ है इन देशों को, जिसमें हमारा देश भी इंक्लूडेड है। तो 77% जो बताया है राइटर ने, ये डायरेक्टली क्लाइमेट चेंज के कारण ही हुआ है। जो जलवायु परिवर्तन हुआ है उसके चलते ही हुआ है। तो ये यूएन रिपोर्ट के जो संयुक्त राष्ट्र के हवाले की जो रिपोर्ट आती है उससे ये बताया गया है। उसके बाद में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है, तो वो यूनाइटेड स्टेट्स जो है, जो अमेरिका है, उसको सबसे ज्यादा नुकसान होता हुआ दिखता है। जिसके बाद में चाइना, चीन, जापान और फिर भारत का नंबर आता है। भारत की दृष्टि में देख ले तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो 2020 है उसके अनुसार भारत 5वें स्थान पे है। ये क्या होता है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स? इसको हम सरल भाषा में कहें तो ये है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक। मतलब ये एक ऐसा इंडेक्स, ऐसे सूचकांक होता है जिसके जरिए ये पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं तो उससे आपके देश में कितनी आपदाएं आ रही है, कितने नुकसान आ रहा है, कितना रिस्क उठाना पड़ रहा है। तो वहां पर हम 5वें स्थान पे हैं। तो हमारी स्थिति कोई इतनी अच्छी नहीं है, हमको इस और काम करने की जरूरत है। ये सूचकांक हमको ये दर्शाता है। अगर हम अभी की परिस्थिति में देखें तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 414 पार्ट्स पर मिलियन के हिसाब से है अगस्त 2020 के महीने में। अब अगस्त 2020 का जो महीना था, आपको पता होगा कि बहुत से देशों में लॉकडाउन लगा था। लॉकडाउन लगने के कारण आवाजाही बंद थी, व्हीकल्स बंद थे। उसके कारण पर्यावरण में थोड़ा सुधार देखने को मिला था, वायु में थोड़ी स्वच्छता देखने को मिली थी। तो उस टाइम भी जब ये 404 पार्ट्स पार्ट्स पर मिलियन थे, तो अगर अभी जब स्थिति वापस नॉर्मल होंगी तो ये वापस और बढ़ सकता है। उसके बाद में अगर हम देखें तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है, जो उत्सर्जन है,
इसका जो आधा उत्सर्जन है वो टॉप 3 एमिटर के द्वारा ही किया जाता है। टॉप 3 एमिटर कौन है? टॉप 3 एमिटर्स में आते हैं सबसे पहले चाइना। चाइना करीब 24-25% के आसपास उत्सर्जन करता है। फिर अमेरिका का नंबर आता है जो कि 13% तक उत्सर्जन करता है। उसके बाद में भारत का नंबर आता है जो कुछ 6.5-7% के आसपास उत्सर्जन करता है। तो 3 देशों पे हमेशा से निगाहें बनी रहेंगी। इसलिए हमने जब समाचार में क्यों है वो भी जाना, तो उसमें चाइना ने जो एक अनाउंसमेंट करा, एक जो कमिटमेंट करा, इसलिए अब दृष्टि आती है अमेरिका और भारत जैसे देशों पर। तो यहाँ पे अगर भारत के कमिटमेंट की बात करें कि अभी तक जो कमिटमेंट किया गया उसके तो और हम ध्यान दें, तो भारत ने कहा है कि 40% जो इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी है वो हम 2030 तक कोशिश करेंगे कि नॉन फॉसिल फ्यूल से आए। मतलब कोयला वगैरह जो हम अभी यूज करते हैं जिससे बहुत ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन होता है, तो हम इसको अवॉइड करेंगे। उसके जगह हम रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सौर ऊर्जा है और जो वायु ऊर्जा है उसकी ओर हम आगे बढ़ेंगे। उसके अलावा एक और मानक ये तय किया गया है कि हमारा लोअरिंग द रेशियो ऑफ एमिशन टू जीडीपी बाय 1/3 फ्रॉम 2005 लेवल्स। तो 2005 में जो लेवल था, रेशियो था एमिशन टू जीडीपी, तो उसको हम 1/3 करने की बात की गई है। उसके अलावा और कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं भारत में, उसके और भी एक ध्यान दे देते हैं हम। तो प्राइस कार्बन कंटेंट। तो कार्बन कंटेंट जो है, आप अगर उत्सर्जन करते हो तो उसका आपको प्राइस अदा करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आप आपके आर्थिक फायदे के लिए आप पर्यावरण को दूषित नहीं कर सकते। अगर आप दूषित कर रहे हो तो उसके बदले आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। तो बाय एमिशन ट्रेडिंग। एमिशन ट्रेडिंग क्या होते हैं हम आज जानते हैं, तो पहले ये देख लेते हैं कि ये चाइना जैसे देशों में बहुत सक्सेसफुल हुआ है। और उसके अलावा रीजनल ग्रीन गैस इनिशिएशन की भी बात की है जो कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड स्टेट्स में काफी ज्यादा सक्सेसफुल हुआ है। तो कार्बन ट्रेडिंग की जैसे मैंने बात करी, एमिशन ट्रेडिंग की बात की है, वो क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें बाइंग खरीदा और बेचा जाता है। जैसे दो कंपनी है, कंपनी ए और कंपनी बी। कंपनी ए और बी को दोनों को 10-10% रिडक्शन कमिटमेंट का एक वादा दोनों ने किया हुआ है। अब यहाँ पर होता ये है कि कंपनी बी जो है वो 5% तक कम कर लेती है, लेकिन कंपनी ए जो है वो 15% तक कम करती है। तो दोनों का 10-10 था। अब यहाँ पर बैलेंस कैसा होगा, जब ये अपना 5% जो है इसको ट्रांसफर करेगा, तब यहाँ पर उसका परमिट बनी रह सकती है। तो यहाँ पर दोनों जो कंपनी है, हमने एक मानक तय कर लिया कि हाँ, हमारे पर्यावरण में केवल इतना ही उत्सर्जन होना चाहिए। अब इतनी कंपनियां, हमने सब पे रेगुलेशन लगा दिए। रेगुलेशन लगाने के बाद में कुछ बहुत अच्छा काम करेंगे, तो जितना अच्छा काम नहीं कर पाएंगे, तो हम उनके बीच में परमिट करते हैं कि आप सेलिंग और बाइंग कर सकते हैं कार्बन एमिशन को लेकर। तो जिसने ज्यादा एमिशन करा हुआ है उसको पे करना पड़ेगा उस कंपनी को जिसने कम करा हुआ है, लेकिन हमको यहाँ पर एक मानक तय करके चलने की जरूरत है। वही हम डेफिनेशन में देखें, इज द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग परमिट्स एंड क्रेडिट टू एमिट कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब यहाँ पे खरीदने और बेचने की सुविधा होती है ऑन कार्बन एमिशन, कार्बन के उत्सर्जन में। इट हैज बीन अ सेंट्रल पिलर फॉर ईयू एफर्ट टू स्लो क्लाइमेट चेंज। तो यूरोपियन यूनियन जो है उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसने निभाई है, और एक जो केंद्र स्तंभ बन के ये सामने आया है। द वर्ल्ड्स बिगेस्ट कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम इज द यूरोपियन यूनियन एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम, यूईटीएस। तो सबसे बड़ा जो ट्रेडिंग सिस्टम है कार्बन उत्सर्जन का, वो हमको यूरोपियन यूनियन में दिखता है। उसका नाम है यूरोपियन यूनियन एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम। तो इस प्रकार से कार्बन ट्रेडिंग का एक उपाय सुझाया गया है। उसके साथ में व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन बाय इंडिया। तो पहला तो ये है, जैसे कि हमारा जो मूल आर्टिकल था कार्बन टैक्स के ऊपर, तो उसकी बात की गई है यहाँ पर कि आप उत्सर्जन करते हो तो आपको इसके बदले में एक कर देना पड़ेगा, एक टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पर इम्पोजिंग कार्बन टैरिफ की बात की गई है। तो अगर कनाडा देखे तो कनाडा इम्पोज कार्बन टैक्स एट $20 पर टन ऑफ CO2 इन 2019, और उन्होंने लक्ष्य रखा हुआ है कि ये इसको $50 तक बढ़ा देंगे। तो अभी जो $20 प्रति टन के हिसाब से आप उनको पे करना पड़ता है कर टैक्स, वो अभी $50 प्रति टन के हिसाब से पे करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, इससे एक एक्सपेक्टेशन लगाया गया, अनुमान लगाया गया है कि जो ग्रीन हाउस गैस का पॉल्यूशन है 80 to 90 मिलियन टन बाय 2022, तो ये 80 से 90 जो मिलियन टन है 2022 तक कम हो जाएगा।
ये टैक्स लगाने से, और इसको एक जो कोशिश की है कि इसको बढ़ाया जाए, $50 कर दिया जाए, वो उससे हमको एक ये सफलता देखने को मिल सकती है। एक एक्सपेक्टेशन, एक अनुमान लगाया गया है। रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन अगर देखें तो आर्थिक रूप से क्या मदद मिल सकती है कि अगर भारत में ये $35 के हिसाब से प्रति टन, $35 के हिसाब से अगर हम लगाए, जैसा कनाडा में लगाया हुआ है, उस हिसाब से देखा जाए तो 2030 तक अगर हम देखें तो जीडीपी को ये 2% तक कंट्रीब्यूट करेगा ये टैक्स। तो हमारे आर्थिक रूप से भी हमारे लिए काफी अच्छा होगा, क्योंकि प्रकृति जो है, प्रकृति में हम ये बाहरी चीजें करती है जो कि नेचुरल नहीं है। यहाँ पर हम बेनिफिट अगर ले रहे हैं तो हमको उसको कंट्रीब्यूट करने की भी जरूरत है। यहाँ पर एक और बात ये गई है कि भारत जो है एक बहुत बड़ा बायर है। अगर वैश्विक बाजार में देखें तो भारत बहुत बड़ा बाजार है, और यहाँ पर बहुत सारे खरीदार हैं। तो भारत एक बड़े खरीदार के तरह तो और पर एक उभरता है। तो यहाँ पर जरूरत है कि कार्बन टैरिफ, हम जो ट्रेड करते हैं, ठीक है, जो व्यापार होता है, उस पर कार्बन टैरिफ इम्पोज करने की जरूरत है, लगाने की जरूरत है। जो भी हमारे बड़े-बड़े इम्पोर्टर हैं, उन सब पर ये होने की ज़रूरत है, राइटर ने ये बताया है। तो ये कुछ उपाय थे, जिससे हम आर्थिक रूप से भी एक सहायता ले सकते हैं, उसके साथ में हमारा कार्बन उत्सर्जन है, वो भी हम कम कर सकता है, जिससे जलवायु पर इतना प्रभाव ना पड़े। तो चलिए हमारा न्यूज़ इन फ्लैश देख लेते हैं आज का। पहला जो है वो सैंडलवुड स्पाइक डिजीज़ के बारे में, एसएसडी से कहते हैं। तो जैसे आपको पता होगा, कर्नाटक और केरला जो है, ये दो ऐसे राज्य है, कर्नाटक केरल, जहां पर बहुत ज्यादा चंदन के पेड़ों की खेती होती है, चंदन के पेड़ उगाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक उनकी सुरक्षा, उनको एक खतरा, एक रिस्क देखने को मिल रही है, जो कि सैंडलवुड स्पाइक डिसीज से है। तो यहाँ पर ये एक बीमारी लगी है, इन सारे पेड़ों में बीमारी देखने को मिली है, जिसके कारण काफी हद तक जो सैंडलवुड के ट्रीज है वो खत्म होते जा रहे हैं। और सैंडलवुड का खेती जो है वो काफी फेमस है, काफी प्रॉफिट जनरेटिंग है, और ऐसी डिसीज उसमें लग गई है, तो उसमें ये क्षमता है कि वो पूरी की पूरी जो सैंडलवुड, जो चंदन के पेड़ है, उनकी पूरी संख्या को खत्म कर सकता है। तो ये डिसीज इतनी बड़ी है। अब ये जो पूरा एक स्टडी है जिसमें ये बताया गया कि हाँ, ये जो बीमारी हो रही है, ये जो स्पाइक डिसीज है, सैंडलवुड स्पाइक डिसीज है, इससे पूरी संख्या खत्म हो सकती है। ये बहुत खतरनाक है, चंदन के पेड़ों में ये जो बीमारी लगी है। इसका जो स्टडी कंडक्ट करा था वो दो साइंटिस्ट ने मिलकर कंडक्ट करा है। पहले जो है वो आर सुंदरराज, और दूसरे आर राजा ऋषि, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेंगलुरु से है। तो सबसे पहले ये जो बीमारी है, ये जो इन्फेक्शन है जो पेड़ों पर है, इसका रिपोर्टिंग पहले कोडगु 1899 में किया गया था। उसके साथ में जो दूसरा खबर आ रहा है वो युद्धाभ्यास का है। जिमैक्स 20 स्टार्ट किया गया है, जो कि चौथा एडिशन है, चौथा संस्करण है, भारत और जापान के जल युद्धाभ्यास को लेकर। तो ये अरेबियन सी, अरब सागर में अभी किया जा रहा है। तो भारत की तरफ से किस किस युद्धपोत जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनमें से पहला जो है वो आईएनएस चेन्नई है, दूसरा आईएनएस तरकश है, दीपक करके हमारा फ्लीट टैंकर है, और जापान की तरफ से देखिए तो कागा है, इकाजुसी है। इसके अलावा और जो दूसरे बड़े बड़े हैं, उन सारे युद्धपोत और दूसरी जो सामग्री है वो यहाँ पर युद्धाभ्यास में उन्होंने पार्ट लिया हुआ है। तो चलिए, जो तीसरी खबर है वो जसवंत सिंह से है, जो हमारे पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनके बारे में है। इन्होंने पहले आर्मी में भी सर्व किया था, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे ये। उसके बाद में बीजेपी की जब स्थापना की गई तो उसके फाउंडिंग मेंबर थे। उसके बाद में जब वाजपेयी गवर्नमेंट बनी 96 से लेकर 2004 तक, तो उस बीच उनके पास में बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज थे, जैसे डिफेंस का पोर्टफोलियो था, एक्सटर्नल अफेयर्स का था, और यहाँ तक उनके पास में वित्त मंत्रालय भी रहा था कुछ समय के लिए। तो चलिए चौथी खबर देख लेते हैं हमारी, वो है गनर्स डे के संबंधित। तो 193rd गनर डे 28 सितंबर को बनाया जाता है। ये सबसे पहले 1927 से बनाना चालू किया गया था। तो 5 बॉम्बे माउंटेन बैटरी इक्विप्ड विद 2.5 इंच गन्स वाज रेज्ड। तो उसके उपलक्ष्य में ये सबसे पहले बनाना चालू किया गया था। तो ये अभी करंटली जो 57th फील्ड रेजिमेंट है उसका पार्ट बनाता है। उसके साथ में
जो आर्टरी इन्वेंट्री कॉम्प्रोमाइज किस चीजों से बनी हुई रहती है, क्या क्या उसमें सम्मिलित होता है उसकी भी बात की गई है। तो उसमें बैलिस्टिक मिसाइल होती है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं, हाई मोबिलिटी गन्स होती है, मोटार प्रिसीशन गाइडेड म्यूनिशंस होते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आर्टरी इन्वेंट्रीज में होती है। तो आज का जो हमारा विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।